एक सबसे कॉमन क्वेश्चन मुझे लोगों का ये आता है कि सर विच आर द टॉप इन्वेस्टिंग बुक्स दैट यू वुड रेकमेंड टू अ बिगिनर हु विशेस टू इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट्स बट बिफोर इन्वेस्टिंग हु विशेस टू लर्न हाउ टू एनालाइज अ स्टॉक। सो मेरा इनको जवाब यही होता है कि देखिए देयर आर अबाउट 8 to 10 टॉप core investing books that teach you everything you need to learn about fundamentals. But beyond these 8 to 10 books, your time would be better spent on reading what we call an annual report. Now, why an annual report? Well, come to think of it, एक annual report जो होता है वो anywhere from 150 to 200 pages to 600 pages long होता है। Now, कोई भी बुक आप पकड़ के देख ले तो वो भी 200 पेज to 600 पेज लॉन्ग होती है। And most books beyond these 8 to 10 core investing books only repackage the core investing principles, core investing concepts and present them in different forms. So काफ़ी सारे बुक्स क्या है repetitive knowledge देती है। और again, given the fact that books are theoretical, but annual reports provide you hands-on practical experience about reading and understanding a company's business. It is utmost important that as an investor या अगर आप इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आप एनुअल रिपोर्ट्स रीड करने की प्रैक्टिस रखें। एनुअल रिपोर्ट्स कहाँ पे आपको मिलेंगे? एनुअल रिपोर्ट्स मिलेंगे दो सोर्सेस से। एक तो है कंपनी की खुद की वेबसाइट पे आप जाइए और उनके इन्वेस्टर रिलेशंस पेज पे जाके उनका PDF कॉपी डाउनलोड कीजिए। सेकंड रिसोर्स जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ वो है टिकर टेप्स का पेज। सो टिकर टेप पे आप कोई जिस कंपनी पे रिसर्च करना चाहते हैं वो कंपनी पे जाइए, उनके फाइनेंशियल्स पे जाइए और वहाँ पे नीचे आपको उनके एनुअल रिपोर्ट्स डाउनलोड करने मिलेंगे। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि जो एनुअल रिपोर्ट्स है वो वंस अ ईयर पब्लिश होते हैं। सो दे आर पब्लिश्ड एज ऑफ 31st March ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। द कंपनी वुड डिस्कस द प्रीवियस ईयर कि भाई पास्ट ईयर में कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है, कौन से चैलेंजेस कंपनी को मिले हैं और आगे जाके कंपनी को कौन से चैलेंजेस कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि फेस करेगी और उस चैलेंजेस को कैसे मिटिगेट करेगी। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एनुअल रिपोर्ट में मिलेगी। नाउ हैविंग सेड दैट, because the annual report is 600 pages long, what I like to do is I like to divide the entire annual report into 4 key sections. कौन से sections है? तो first section जो है वो company's basic information and key financial indicators. Now आप कभी भी कोई भी कंपनी के annual report open करेंगे तो first 20 पेजेस जो है उसमें कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी कि कंपनी का ऑपरेशंस क्या है, कंपनी के कौन से प्रोडक्ट्स है, कंपनी कौन से इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, कंपनी के इंडस्ट्री वाइड एप्लीकेशंस क्या है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है। सो अगर कोई कंपनी 1980s में इनकॉर्पोरेट हुई थी तो 1980s से अभी तक हिस्ट्री क्या रही है कंपनी की, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट 20 पेजेस में मिलेगी। उसके अलावा कंपनी के की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स मिलेंगे। की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स क्या है कि कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसका एक एक्सट्रैक्ट, एक स्नैपशॉट आपको इस की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में मिलेगा। सो इन शॉर्ट आप रीड कर पाएंगे कि कंपनी का रेवेन्यू कैसा रहा है ओवर पास्ट 3 to 5 years, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा मूव हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा रहा है, कंपनी के बोरोइंग्स क्या है, ये सब की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स आपको इसमें ये सेक्शन में मिलेंगे। And obviously, as a financial analyst, it is very important that we don't take these numbers at face value, क्योंकि कंपनी जिस तरह ROCE कैलकुलेट करती है दैट माइट बी डिफरेंट दैन व्हाट यू एज एन इन्वेस्टर माइट कैलकुलेट, राइट। जैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन आप पकड़ ले तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यूज इज नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट में आप अदर इनकम इंक्लूड करते हैं या नहीं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आई टेंड टू एक्सक्लूड अदर इनकम इन नेट प्रॉफिट मार्जिन while calculating the net profit, because other income is income that is not from the core operations of the company, but the company in its annual report might include other income. So again, we should not blindly trust key performance indicators, but it helps to get a rudimentary view about the company's financial performance. The second section that is most important to look at is communication from the management. So under communication from the management, there are basically 4 reports. One is the message from chairman and MD of a company. In this, you would find what the chairman and MD thinks about the company's performance. So in the past year, company ने कैसे perform किया है, what challenges it has faced, whether it has faced any challenges, अगर revenue grow हुआ है तो क्यों हुआ है, what is the business outlook going forward of the company. Very important to read this. इसके बाद second जो आता है under communication from the management is the statement from chief financial officer, right? So in this the financial officer would discuss the finances of the company, obviously. The company की capital allocation strategy कैसे रही है, company ने कौन से financial challenges फेस किया है, जैसे अगर कोई इनपुट कॉस्ट बढ़ी है तो उस इनपुट कॉस्ट को कैसे कंपनी ने मैनेज किया है, मिटिगेट किया है, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया है,
एंड हाउ द कंपनी प्लान्स टू चेंज दैट इन फ्यूचर, ये सब आपको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के स्टेटमेंट में आपको रीड करने मिलेगा। द थर्ड रिपोर्ट इज मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसमें कंपनी का मैनेजमेंट जो होगा वो इकोनॉमी डिस्कस करेगा कि इकोनॉमी के बारे में कंपनी के मैनेजमेंट का क्या ख्याल है। उसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट डिस्कस कर रहा होगा इंडस्ट्री के बारे में कि कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है वो इंडस्ट्री का आउटलुक कैसा है, राइट। एंड देन फाइनली द कंपनी वुड डिस्कस इट्स ओन बिजनेस एंड इट्स ओन बिजनेस आउटलुक. So reading this would give you a very comprehensive look at the company's performance. Very important. And after that, there is board's report. Then the third report would be corporate governance report. Now, corporate governance report is the most important in my view because it gives you the view of how good a company's management is. Within the corporate governance report, what I like to focus on are three things. एक, the composition of the board of directors. So what I mean by composition is कि say a company has 10 board of directors, right? तो उसमें से कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट है और कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉन इंडिपेंडेंट है. एंड द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट. सो जब कोई डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होगा, जब उनका कोई स्टेक नहीं होगा कंपनी में, तो कंपनी में अगर कोई रॉन्ग डूइंग है, अगर कोई फ्रॉड है या कोई भी रेड फ्लैग है, तो सिंस दीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डू नॉट हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दे आर मोर लाइकली टू फ्लैग दैट रिस्क इन द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स. This is why at least 50% of the board should be independent. I like to see that part in the annual report. After that, I like to see the composition of the audit committee. Audit committee में best practice ये देखनी है आपको कि जो chairman है audit committee का, वो independent होना चाहिए. And majority members of the audit committee should also be independent. It is okay to have one or two non-independent directors, but majority should be independent and the chairman of the audit committee should be independent so that ऑडिटिंग में अगर कोई इश्यूज़ है, ऑडिटिंग करते वक्त अगर कोई रेड फ्लैग आया है कंपनी में, राइट, अगर इन्वेंट्री में झोलझाल है या कंपनी के रेवेन्यू रिपोर्टिंग में कोई इश्यूज़ है, करेक्टली रेवेन्यू रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो अगर चेयरमैन इंडिपेंडेंट होंगे तो देयर इज़ अ ग्रेटर लाइकलीहुड कि वो फ्लैग कर पाए, right? So that is one thing. And then after that, I like to look at the nomination and remuneration committee. इसमें best practice ये है कि nomination और remuneration committee में all the members should be independent. And why should they be independent? Because the job of a nomination and remuneration committee is to determine the compensation of the management. Management को कितना salary मिलना चाहिए, yearly कितना bonus मिलना चाहिए, ये job है nomination and remuneration committee का. और come to think of it, अगर मैं खुद कोई कंपनी का ओनर हो और मैं ही nomination और remuneration कमेटी में हूँ, तो there is a higher likelihood कि मैं अपनी सैलरी डिसाइड कर रहा हूँ, तो there is a conflict of interest, right? This is exactly why the directors in this committee should be absolutely independent. There should not be a single executive non-independent member. अगर कोई non-independent member है, then I would look that as a sign of caution. ठीक है? So these three things, and besides that, the fourth thing that I like to look at is how much compensation the management is being paid, and I like to compare that with the profit of the company. So कोई कंपनी है जिसका प्रॉफिट कम हो रहा है या जो लॉस मेकिंग है, बट एट द सेम टाइम मैनेजमेंट का प्रॉफिट और मैनेजमेंट का कंपेंसेशन बढ़ रहा है, तो देन दैट इज अ रेड फ्लैग. Why is the management being paid and in fact being given increments each and every year when the profit pool is decreasing, right? That is another fourth important point to look at. So one, composition of the board of directors. Two, composition of the audit committee. Three, composition of the nomination and remuneration committee. Four, compensation being paid to the management. And fifth thing that I like to look at is related party transactions. So as an example, अगर से कोई कंपनी की सब्सिडरी है, अगर ये पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी को लोन्स दे रही है और इन लोन्स पे बहुत कम इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, या से कोई प्रमोटर एंटिटी है, थर्ड पार्टी एंटिटी, जिसको कंपनी ने लोन दिया है और ये लोन बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, जैसे मार्केट में अगर चल रहा है 12% इंटरेस्ट रेट बट कंपनी दे रही है 5% इंटरेस्ट रेट पे लोन, तो क्यों दे रही है? दैट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड. रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस में आपको सब ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कंपनी, जो पेरेंट कंपनी है, उसने अपनी सब्सिडरी से या कोई और एंटिटी है जिसमें प्रमोटर का स्टेक है, उसमें कौन से ट्रांजेक्शन्स किए हैं. So related party transactions is very important to look at. And then the fourth section that we have to look at is financials. Now financials में तीन स्टेटमेंट्स होते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एक बैलेंस शीट और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब अगर कोई कंपनी की सब्सिडरी हो और जॉइंट वेंचर्स हो तो उनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स होंगे. व्हाट डू आई मीन बाय कंसोलिडेटेड? कि पेरेंट कंपनी प्लस इट्स सब्सिडरीज प्लस इट्स जॉइंट वेंचर्स, इन सबके फाइनेंशियल्स कंबाइन करके एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में होते हैं. व्हाट वी हैव टू लुक एट इज दिस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स एंड नॉट जस्ट स्टैंड अलोन, क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलेगा कंपनी का.
After looking at the basic financial statements, it is very important to look at the notes to financial statements. इन नोट्स में आपको क्या मिलेगा? से फॉर इंस्टेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आपने देखा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कि कोई कंपनी का रेवेन्यू है 9,000 करोड़. अब वो 9,000 करोड़ में से कितना एक्सपोर्ट रेवेन्यू है और कितना डोमेस्टिक रेवेन्यू है, या फिर कंपनी के जो डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स है उसमें से कौन से सेगमेंट्स में से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है और कौन से सेगमेंट में से कम रेवेन्यू है, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ये सब आपको मिलेगा नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि कोई एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट लेंगे, उस एनुअल रिपोर्ट को हम 4 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे. नंबर 1 सेक्शन कंपनी बैकग्राउंड एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. सेकंड कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, जिसके अंडर में बोर्ड रिपोर्ट होगा, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस होगा, चेयरमैन और एमडी का स्टेटमेंट होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का स्टेटमेंट होगा. इन सबको हम एनालाइज करेंगे. थर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट को देखेंगे एंड फोर्थ उसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे. हैंड्स ऑन विल ट्राई टू डिस्कस which sections of the annual reports should be avoided and which sections of the annual report should be looked at more closely. So if you wish to go through this annual report with me, then I invite you to watch the next video. To be notified, click on the notification icon so that you will be notified when the next video is released. Thank you.